इतना सारा न्यूज़पेपर, इतनी सारी बुक्स, इतने सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये सब आता कहाँ से है, इतने घरों से हम ला कैसे रहे हैं। तो हमने 2 कबाड़ी वालों को हायर किया और सीखने के लिए उनको मैंने अपने अपार्टमेंट में मूव कर लिया। जब मेरे घर वालों को ये पता चला कि मैं कबाड़ी वालों को अपने घर में रखा हुआ हूँ, तो तब उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो अगर आज मैं सोचता हूँ कि जो लोग पहले ताने मारते थे या मजाक उड़ाते थे कि भाई क्या कर रहा है, वही लोग आज अपनी स्टोरीज पे डालते हैं कि भाई ये देखो ये हमारा दोस्त है। शार्क्स के सामने पिच करना, वहाँ पे एक अलग ही उस कॉन्वर्जेशन को मेंटेन करने में अलग ही कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी चाहिए होती है। और अगर हम अपने 22-23 फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर की बात करें तो हमारा टर्नओवर। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और मैं स्क्रैप अंकल का फाउंडर और सीईओ हूँ। स्क्रैप अंकल एक ऐसी ऐप प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने घर का कबाड़ बेचने के लिए एक डोर स्टेप पिकअप शेड्यूल कर सकते हैं। मैं हरियाणा के सोनीपत से रहने वाला हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई सोनीपत में ही पूरी की। उसके बाद मैंने आईआईटी की कोचिंग दिल्ली में करी और उसके बाद मेरा IIIT दिल्ली में एडमिशन हुआ। मेरे को बचपन से ही नई चीजें बनाने का शौक था। रोबोट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, मुझे कुछ कुछ नया करने का शौक रहता था। उसके बाद जब मैं IIIT आया, मैंने देखा कि ये सब मेरे दोस्त जो हैं वो कंपनीज में प्लेसमेंट्स के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और ये सारी कंपनीज मैंने नोटिस किया, जैसे कि ओयो, स्विगी, ओला, जोमैटो, ये सब कंपनीज नई थी और ये सब कंपनीज जो हैं हमारी रोजमर्रा की चीजों को ऑनलाइन लेके जा रही थी और इस तरीके से ये बहुत सारी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर पा रही थी। तो ये चीज देख के मैं बहुत फैसिनेट हुआ और मेरा भी मन किया कि मैं भी ऐसा कुछ करूं जिससे मैं बहुत लाखों लोगों की लाइफ को छू पाऊं। तो फिर मैंने देखा कि आसपास कि क्या ऐसी चीज बची है जो अभी ऑनलाइन नहीं गई। मतलब सब कुछ ही ऑनलाइन जा चुका था, लेंसेज से लेके शॉपिंग से लेके ग्रोसरीज, किराना, सब कुछ ऑनलाइन जा चुका था। बट फिर भी मेरा मन था कि कुछ और मैं ढूंढूं जो अभी ऑनलाइन नहीं गया, क्योंकि आप आसपास देखोगे तो हजारों प्रॉब्लम्स फिर भी बची होती है। तो मैंने देखा कि एक कबाड़ी वाला जो सेक्टर है ये हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है और ये अभी भी ऑफलाइन और अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। और इस सेक्टर का कुछ तरीके से मेरे बचपन से भी एक लिंक था, बिकॉज मेरे मामा जो हैं वो एक स्क्रैप डीलर थे और मैं उनके जंकयार्ड में जाता था अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह ढूंढने। तो मैं वहां बैठता था, तो कुछ तरीके से मुझे इस सेक्टर की नॉलेज भी थी। तो मैंने ये देखा कि इस सेक्टर को हम ऑनलाइन ले जाके बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को छू सकते हैं। स्क्रैप अंकल का आइडिया जब मैंने अपने घर पे डिस्कस किया, मतलब पेरेंट्स से तो पूछना ही पड़ता है कि कुछ भी अगर आप नया करना चाहो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे वर रियली सपोर्टिव, मतलब उनको पूरा दे वर ओके विद स्क्रैप अंकल। एंड उस टाइम पे एक ये इशू था कि मैं कॉलेज में ही था, तब भी मैं अपने 3rd ईयर में था कॉलेज के। और उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया, बट एंड वी स्टार्टेड स्क्रैप अंकल। बट पैसों का कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर पाए, बिकॉज वो पहले ही कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी, तो कहाँ से ही पैसे अरेंज करते एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो हमने 2-4 हज़ार रुपए घर वालों से लिए और उससे स्क्रैप अंकल स्टार्ट किया। तब हमारे को कोई क्लैरिटी नहीं थी कि भाई लोगों को प्रोडक्ट पसंद भी आएगा या नहीं आएगा। बट हमें थोड़ा ये इंटरनेट पे देख के पता चला कि एक MVP बनाना चाहिए स्टार्टअप के लिए, विच इज कॉल्ड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि कुछ भी करके हम पता कर ले कि हमारे प्रोडक्ट में दम है भी या नहीं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन ऐप एंड वेबसाइट, हमने क्या किया, हमने पैम्फलेट छपवा लिया स्क्रैप अंकल का और मैं खुद जाके मार्केट में वो पैम्फलेट्स बांट आया। जैसे जीके में, एम ब्लॉक मार्केट में मैंने वो पैम्फलेट बांट दिया, सीआर पार्क में पैम्फलेट बांट दिया और उसके 2 घंटे बाद ही मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए कि भैया कबाड़ ले जाओ। तो अब पैम्फलेट बांटते हुए तो मैंने सोचा नहीं था कि 2 घंटे में फोन आ जाएगा, बट फिर अब फोन आ गया तो कस्टमर को सर्व भी करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई और जाके उनके घर से मैं खुद ही कबाड़ लेके आया। ऐसे करके मैंने लगभग 30 से 35 शुरू के पिकअप्स खुद से करे। फिर उसके बाद से मैंने जो है लोकल कबाड़ी वालों को कस्टमर से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट ये सब सही चल रहा था। फिर उसके बाद कोविड की लहर आ गई, जिसके कारण लोकल कबाड़ी वाले जो थे वो अपने घर चले गए और हमारे को प्रॉब्लम होती थी कस्टमर्स को सर्व करने में। फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि ये सेगमेंट सीखने के लिए हमें खुद ही इसमें घुसना पड़ेगा ताकि हम कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएं। तो हमने 2 कबाड़ी वालों को हायर किया और सीखने के लिए उनको मैंने अपने अपार्टमेंट में मूव कर लिया, बिकॉज दिन में तो मैं उनसे काम करवाता था, जैसे कि जो हमारे पिकअप्स होते थे कस्टमर्स के, बट मुझे उनके साथ मैक्सिमम टाइम चाहिए होता था जिससे मैं खुद भी सीख पाऊं इस सेगमेंट के बारे में। तो जो ये कबाड़ का सेगमेंट है, इसके बारे में 2 चीजें हैं। एक तो ये कॉम्प्लेक्स है, लाइक इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। ग्राउंड लेवल की जो नॉलेज है ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिल सकती।
इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्टडीज नहीं है, आपको ये खुद से ही अपने हाथ गंदे करके सीखना पड़ेगा। दूसरा ये कि इसमें आपको टीम बनाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को ये थोड़ा अनसेक्सी सा लगता है कि भाई कबाड़ का काम है, इसलिए इसमें टीम मेंबर्स बनाना भी मुश्किल था। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही इसको सीखता हूँ और फिर मैं इसको जो अपने नए टीम के लोग होंगे उनको सिखाऊंगा। इसके लिए मैंने कबाड़ी वालों को अपने साथ मूव किया, जिनके साथ मैं रहता था। दिन में वो पिकअप्स करते थे, शाम को हम बैठ के खाना खाते थे और उस टाइम पे हम उनसे मैक्सिमम नॉलेज इनटेक करते थे कि भाई आज का दिन कैसा था, कस्टमर्स को कैसा लगा, और जो सेक्टर के बारे में और नॉलेज थी अपने आप धीरे धीरे आती गई। स्क्रैप अंकल तक तो सब सही था, बट जब मेरे घर वालों को ये पता चला कि मैं कबाड़ी वालों को अपने घर में रखा हुआ हूँ, तो तब उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। उनको बहुत इश्यूज हुए कि भाई इसकी सेफ्टी का क्या होगा, एंड ये क्यों कर रहा है तो अपने साथ, मतलब किसी कंपनी में जॉब ही कर ले इससे अच्छा, अच्छी सी। तो तब उनको समझाना बहुत मुश्किल था। पर 1-2 महीने बाद जब हमारा बिजनेस ग्रो हुआ, तो उनको खुद ही रियलाइज हो गया कि कबाड़ी वालों के साथ रहना वाज द बेस्ट डिसीजन। बिकॉज सीखने से, हाथ गंदे करने से ऐसी बारीकियां पता चली बिजनेस की, जिसको हमने ठीक करके अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया काफी। मतलब जो उस टाइम पे हमारा बिजनेस 4x हो गया था 1 महीने में, जस्ट बिकॉज हमने कबाड़ी वालों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। तो उससे उनको खुद ही पता चल गया कि भाई ये तो बेस्ट डिसीजन था। तो हमने उनको प्रॉपर सैलरीज उनको प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी। शुरू में तो हमारी कंपनी खुद भी छोटी थी, तो हम भी 18-20 हज़ार ही दे पाते थे। पर अभी मतलब जैसे जैसे कंपनी 1-1.5 साल में ग्रो करी, अब हम उनको अच्छे खासे पैसे देते हैं महीने के उनको, और जॉब सिक्योरिटी उनके पास है, उनको इंश्योरेंस हमने प्रोवाइड किया है, और हम मतलब उनकी फैमिली से भी इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जिस तरीके से भी हो सके हेल्प करते हैं। और बिकॉज उन्होंने ही हमारी कंपनी को सेटअप करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और मेरे को कई इंसिडेंट्स भी याद आते हैं, जैसे शुरू में मैं खुद भी जब कबाड़ उठाने जाता था, तो लोगों को देख के पता तो चल ही जाता था कि यार ये तो पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है। तो कई बार कस्टमर्स पूछ लेते थे, मतलब जो हमारे पहले कस्टमर भी है, मेरे को अच्छे से याद है वो पिकअप। मैं अपनी गाड़ी लेके गया था, पूरा पसीने पसीने हो गया था और मिट्टी विट्टी भी लग गई थी कपड़ों पे जब मैं लेके आया था सामान। तो वो पूछ रहे थे कि भाई तुम तो पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो। तो उनको समझाने में अगर कोई बिल्कुल स्टार्टअप इकोसिस्टम से अगर जुड़ा हुआ बंदा है, वो तो फिर भी समझ सकता है कि हर किसी को खुद ही करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि फ्लिपकार्ट में जैसे जो फाउंडर्स थे वो खुद ही डिलीवरी करने जाते थे, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बट अगर कोई एक नॉर्मल इंसान जो है, उसको समझाने में बड़ी दिक्कत होती थी कि भैया मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम खुद से। मैं तो एक्चुअली कस्टमर से इंटरेक्ट करना चाहता था और जानना चाहता था कि और कैसे हम अपनी सर्विस को इम्प्रूव करा सकते हैं। और इवन अभी तक भी मैं सरप्राइज पिकअप्स पे जाता रहता हूँ, मतलब ऐसे ही रैंडमली कभी भी पिकअप से जाऊंगा। और मेरा मानना ये है कि एक फाउंडर को ना अपने कस्टमर से बात करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कस्टमर से ही सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। चाहे वो 1 बिलियन की कंपनी बन जाए, चाहे 10 बिलियन की कंपनी बन जाए, उसको कस्टमर से रोज बात करनी चाहिए और रोज ही कस्टमर उसको कुछ नया सिखाएगा। तो यही करने के लिए मैं पिकअप्स करने जाता था, और शुरू में मैन पावर भी की कमी भी थी, इसलिए भी मैं पिकअप्स करने जाता था। तो ये कुछ इंसिडेंट्स मुझे याद आते हैं। तो ये चीजें थी जो सोसाइटी को समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सोसाइटी काम को बड़ा छोटा करके तोलती है। पर मैंने ये सोच लिया था कि चाहे लोग कुछ भी कहें, मेरे को तो ये करना ही करना है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल रियलाइज हो गया था इस प्रॉब्लम का कि भाई प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। हर रोज बिना मार्केटिंग के हमारे ऐप पे डाउनलोड्स आते थे, हमारे पास पिकअप्स आते थे। तो मुझे ये तो पता था कि यार इसको बड़ा तो कर सकते हैं। तो मैंने ठान लिया था कि यार मेरे को तो यही करना है, चाहे अब कोई कुछ भी कहे। हालांकि मेरे दोस्त भी कई बार बोलते थे, और मैं जैसे उनसे बात करता था तो उनमें से कोई मतलब काफी कंफर्टेबल लाइफ होती थी, काफी अलग लाइफ होती थी उनकी। बट मेरे को इसी में ही मजा आने लगा था जो मैं कर रहा था। मैं इंजॉय करने लगा था इस लाइफ को। और जो मैंने अपनी टीम भी बनाई, जो मतलब मैंने अपने टीम मेंबर्स लिए, उसमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो अच्छी कंपनी से जॉब छोड़ के मेरी टीम को उन्होंने ज्वाइन किया, कम सैलरी पे ज्वाइन किया, और वो लोग भी इंजॉय करने लगे इस सेक्टर को, क्योंकि हमें ये दिखने लगा था कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत जेन्युइन है। और लोग जिस तरीके से हमारी तारीफें करते थे, जैसे अभी एक कस्टमर का रिव्यू आया था जो कि एक आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर थे कस्टमर। उन्होंने बोला कि भाई मैंने 45 साल में ऐसा सर्विस नहीं देखा कबाड़ का अपने, मतलब 45 साल की अपनी जिंदगी में। तो हमें ये पता चल गया था कि जो हम कर रहे हैं वो विन विन है सबके लिए। मतलब कस्टमर्स भी बहुत खुश हैं हमारी सर्विस से, जिनको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, जो कबाड़ी वाले हैं वो भी बहुत खुश हैं, और एक एनवायरनमेंट का भी भला हो रहा है। मतलब हमारे प्रोडक्ट से जो है एनवायरनमेंट का बहुत ही ज्यादा हम ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से रिसाइकल कर रहे हैं चीजों को,
और ये जो प्रॉब्लम है ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हमें फिर भी चाहे बड़ी ना लगती हो, पर फ्यूचर में अगर हम देखें तो कबाड़ निकलना ही निकलना है, कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है, हर कोई सामान खरीद रहा है जो कि 2 4 5 साल बाद कबाड़ हो जाना है। तो अभी 10 साल बाद प्रोजेक्ट करें तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस चीज को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें बहुत मजा आने लगा जो हम कर रहे हैं उस चीज में। और मैं पर्सनली बताऊं तो जब मैं अपने वेयर हाउसेस जाता हूं, मैं देखता हूं रात को कि भाई ट्रक्स लाइन में खड़े हैं, तो एक वीडियो में सुनने में या एक आर्टिकल पढ़ने में और एक रियलिटी में देखने में बहुत फर्क होता है कि भाई इतने सारे ट्रक्स आ रहे हैं, सारे के सारे ट्रक्स लदे हुए हैं अलग अलग चीजों से, इतना सारा न्यूज़पेपर, इतनी सारी बुक्स, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि सब आता कहाँ से है, इतने घरों से हम ला कैसे रहे हैं, और वो पूरा हमारे वेयर हाउस में भरा रहता है और रोज निकलता है, और उस पूरी ऑपरेशनली हैवी चीज को मेंटेन करना, चलाना, वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर हम स्क्रैप अंकल की ट्रैक्शन की बात करें तो पिछले 2 सालों में स्क्रैप अंकल ने 40,000 से ज्यादा पिकअप्स कंप्लीट करे हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, जिसके जरिए हमने 20 लाख किलो से ज्यादा रिसाइक्लेबल्स और स्क्रैप को रिसाइकलिंग यूनिट्स तक पहुंचाया है। और अगर हम अपने 22-23 फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर की बात करें तो हमारा टर्नओवर 4 करोड़ का रहा है इस साल। और इससे आगे का हमारा प्लान ये है कि हम स्क्रैप अंकल को दूसरी मेट्रो सिटीज तक लेके जाएं और उसके बाद इंडिया की दूसरी टियर 2 सिटीज तक भी लेके जाएं, ताकि हर जगह हम ये रिसाइकलिंग की परसेंटेजेस को बढ़ा सके और लैंड रिसाइक्लेबल्स को लैंडफिल से दूर रख सके। और अगर फंडिंग की बात करें तो शुरू में जैसे हमें ग्रांट मिली कोलंबिया से, जो कि एक बहुत छोटी ग्रांट थी, तो उसी से मैं बहुत, मतलब मेरे को ना मन में ये था कि मेरे को सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, मेरे को ऐसा बिजनेस नहीं बनाना जो फंडिंग पे बहुत डिपेंड करे या जिसमें बहुत ज्यादा बर्न हो। मेरे को ऐसा बिजनेस बनाना है, मेरे को खुद के लिए देखना था कि यार ये बिजनेस खुद कमा सकता है, सस्टेन कर पाएगा खुद को या नहीं। तो इसलिए मैंने काफी टाइम फंडिंग के लिए ट्राई नहीं किया, सिर्फ उस कोलंबिया की ग्रांट से शुरू किया, जो 22-23 लाख की जो ग्रांट थी, और उसी से बिजनेस को एक अच्छे खासे 30 लाख रुपए पर मंथ रेवेन्यू के स्केल पे पहुंचाया। और उसके साथ साथ जैसे जैसे थोड़ी रेवेन्यू बढ़ी और जब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि हाँ कि बिजनेस खुद से ग्रो कर रहा है, ज्यादा कोई फंड्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नल फंड्स की, फिर मैंने ये रियलाइज किया कि अब स्केल करना है, तो स्केल करने के लिए अब पैसा उठाते हैं। तो उसके लिए फिर हमने इन्वेस्टर्स को रीच आउट करना शुरू किया। मैं वाई कॉम्बिनेटर के इंटरव्यू के लिए भी गया, हालांकि इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया मेरा। और उसके अलावा शार्क टैंक में मैंने अप्लाई किया था सीजन 1 में, तो उसमें भी सीजन 1 में एक्चुअली मेरा सिलेक्ट हो गया था, बट वो ईमेल जो है स्पैम में चला गया था, जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है राउंड्स की, तो वो हो नहीं पाया। फिर सीजन 2 में मैंने दोबारा अप्लाई किया, ईमेल्स को अच्छे से चेक किया, और फिर इवेंचुअली शार्क टैंक में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है, उसके बाद आपको एक दूसरा डिटेल्ड ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है, मतलब वो पहले सिलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को और उन लोगों को वो डिटेल्ड ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होता है, और उसके बाद वो एक ऑडिशंस के लिए बुलाते हैं जो कि अलग अलग जोन्स में, अलग अलग शहरों में होते हैं। तो उस ऑडिशन में उनकी शार्क टैंक वालों की 2 टीम्स होती हैं, एक मीडिया टीम हो गई, एक बिजनेस टीम हो गई, जो कि आपको जज करते हैं। एंड उसके बाद आपको जो है स्टूडियो राउंड के लिए मुंबई बुलाया जाता है। तो वो भी एक अपने आप में एक पूरा प्रोसेस था, उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। और शार्क्स के सामने पिच करना, वहाँ पे एक अलग ही उस कॉन्वर्जेशन को मेंटेन करने में अलग ही कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी चाहिए होती है। और तो ये सब चीजें भी एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप हमें सिखाती है। सो वहां पे जाके पिच किया और इवेंचुअली हमें डील मिली। उसके बाद एक शार्क टैंक इफेक्ट भी होता है, जो कि आप एक बार टीवी पे आ जाओ तो अगर आपका B2C या D2C प्रोडक्ट है तो आपको उसका बहुत फायदा रहता है कि आप आपके प्रोडक्ट को बहुत विजिबिलिटी मिल जाती है, आपके प्रोडक्ट को जानने लगते हैं लोग, और एक मार्केटिंग वाला बेनिफिट भी आपको शार्क टैंक से जो है मिलता है। तो ये सब बेनिफिट्स हमें मिले, अब काफी जगह से हमें अटेंशन आया और अब हम धीरे धीरे दूसरी सिटीज में जाने का भी प्लान कर रहे हैं। तो अगर आज मैं सोचता हूँ कि जो लोग पहले ताने मारते थे या मजाक उड़ाते थे कि भाई क्या कर रहा है, वही लोग आज अपनी स्टोरीज पे डालते हैं कि भाई ये देखो ये हमारा दोस्त है, इसका स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया है, या कि इसका स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि भाई देखो लोगों की सोच भी बदलती है ऐसे ही, और हो सकता है कि ये एक छोटी सी चीज उनकी सोच को हम मतलब दूसरे लोगों को देखने में भी चेंज करे। मतलब अगर वो कल को किसी और को देखे ऐसे ही कुछ और करते हुए, तो फिर भी वो उसको कुछ डिमोटिवेट करने से पहले सोचेंगे। तो जैसे मैंने स्क्रैप अंकल की शुरुआत करी, इसी तरह हमें सबको आगे आना चाहिए और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी और हमारे शहरों को साफ रखे और हमारी एनवायरनमेंट को भी संभाल के रखे। और उसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जो भी लोग हैं, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं,
मेरा ये मानना है कि भाई आपको जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होगी मेरी तरफ से कि नेवर गिव अप, मतलब कभी भी हार मत मानो। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा अभी हमारी कंपनी को भी बहुत कुछ करना है, हम तो मैं ये मानूंगा कि 1% भी नहीं पहुंचे जो एक सक्सेस होता है उसके। पर मेरा यही मानना है कि भाई मैं गिव अप नहीं करूंगा जब तक बिल्कुल आखिरी सांस नहीं रह जाती कि भाई करना है तो करना है इसको। तो उससे आपका आधे से ज्यादा काम अपने आप कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई मतलब बहुत हो गया बड़ी कंपनी में काम करना। अगर आपको कुछ सही में सीखना है या कुछ सही में बड़ा करना है ना, तो आप या तो एक स्टार्टअप में जॉब करो या फिर आप खुद स्टार्टअप कर लो। मतलब अगर आपको लगता है कि आप खुद कंपनी नहीं खोल पाओगे तो यू शुड एटलीस्ट वर्क फॉर अ स्टार्टअप। उससे क्या होता है कि आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हो, वहां पे चीजें स्लो होती हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती और आप उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाते चीजों को। बट आप अगर एक स्टार्टअप में काम करोगे, वहां पे आपकी सुनी जाएगी और आपको बहुत सारी चीजें करने को मिलेगी, मल्टीटास्किंग करने को मिलेगी, जो आपको अपने आप में 4-5 साल में इतना ग्रो करा देगी कि आप खुद की कंपनी खोल पाओ। तो जाते जाते मैं जोश टॉक्स प्लेटफॉर्म को भी बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया बोलने के लिए। मतलब मैं तो बचपन से ही जोश टॉक्स की वीडियोस देखता आ रहा हूँ और मतलब जोश टॉक्स अपने आप में एक स्टार्टअप की तरह शुरू हुआ था और जितने भी ऐसे स्टार्टअप्स होते थे मैं सब देखता था। तो मतलब मेरे लिए काफी खुशी की बात है कि जिन वीडियोस को मैं देखा और आज मैं यहाँ पे खुद आके मेरे को बोलने का मौका मिला। तो थैंक यू जोश टॉक्स। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज़्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती ज़रूरतें पूरी करने में लगी रहती हैं। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स उम्मीदयार नेटवर्क इंडिया के सपोर्ट के साथ आयोजित करता है सिटी चैंपियन, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस 8 सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, local disaster management, public commons, service delivery and urban municipal finance में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को आगे बढ़ाने में। अगर आप भी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं तो विजिट करें हमारी वेबसाइट www.joshtalks.com/citychampions और आज ही अप्लाई करें।